केमिस्ट्री बिलीवर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 2 में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के एंड में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कैनेटिक्स, कि केमिकल कैनेटिक्स क्या होता है। तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो उसको जो है यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इन गिवन टर्म्स ऑफ चेंज इन एनी मेजरेबल पैरामीटर, कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके मेजरेबल पैरामीटर्स में जो चेंजेस आते हैं उनको अगर हम टाइम के साथ स्टडी करते हैं तो वही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। मेनली यहाँ पे हम दो टर्म्स को लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म या प्रेशर टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जब हमारा जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे चेंज होने लगती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंजेस आने लगते हैं टाइम के साथ। तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप से वेलोसिटी को मेजर करती है, स्पीड को मेजर करती है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही, कितना उसका टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है या कितने टाइम में कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, इन चीज़ों को मेजर करते हैं। तो ये एक टाइम इंटरवल में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। इसको अगर दूसरे टर्म्स में कहें तो द चेंज इन द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है टाइम के साथ, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला है V इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, जहाँ पे डी सी जो है, डी सी क्या है? डी सी है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये डी सी जो है चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन हो सकती है या प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन हो सकती है। एंड डी टी इज टाइम इंटरवल, ये वो टाइम इंटरवल है जितने में हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है डी सी। वैसे अगर हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन होती है तो गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए हम उसमें प्रेशर टर्म का यूज करते हैं। इसलिए अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। यहाँ पे डीपी जो है चेंज इन प्रेशर इन टाइम dt। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, कंसीडर ए सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ टाइप ए टू बी। कोई भी रिएक्शन है जो ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट में जा रही है। तो एट टाइम टी जीरो पे हमारे पास रिएक्टेंट के अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो t इज इक्वल टू 1। अगर टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर 0 से 1 हो जाएगा। एंड टाइम 2 पे जब टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इस अगर ग्राफ में हम देखें तो ये ग्राफ हमारा कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो क्या था? 10। तो 10 का मतलब है यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा स्टार्ट हुआ है ये रिएक्टेंट का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पे था पहले, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होते होते कहाँ पे आ जाएगा? ये 8 पे आ जाएगा। और जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का ग्राफ है वो कहाँ पे था? पहले 0 पे था, ठीक है। तो 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये और कहाँ पे चला जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये 2 तक पहुंच जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी है, इसको हम C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ पे C2 क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है T2 टाइम पे, एंड C1 जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है एट T1 टाइम पे। अगर हमारे पास दो कंसंट्रेशन दी हो और टाइम इंटरवल दिया हो तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है
रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए क्या होगी और प्रोडक्ट के लिए क्या होगी। तो रिएक्टेंट के लिए हम रेट ऑफ कंसंट्रेशन को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट के टर्म में हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव साइन में लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द पॉजिटिव साइन इंडिकेट द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता जा रहा है, जबकि हमारा जो पॉजिटिव साइन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, ये बताता है। इसके बाद में देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ए टू पी जो जा रही है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट है कि ए इज द रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन कीप रिड्यूसिंग विद टाइम। अगर कोई भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। सेकंड है रेट कैन नॉट बी निगेटिव, रेट जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट निगेटिव नहीं हो सकता है, ये लोएस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट हो सकता है, बट ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता और ना ही ये जीरो होगा, ठीक है। Whenever rate expression is given for a reactant, it must be prefixed with a negative sign to make overall rate positive. जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की जो रेट होता है वहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है वो ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे किसी भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए प्लस बी टू सी एंड डी। वेयर जो स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हैं इनको कहते हैं हम स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। इनको कहते हैं स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट जो है वो है स्मॉल ए, बी का कोफिशिएंट है स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट है स्मॉल सी एंड डी का कोफिशिएंट है स्मॉल डी। तो अगर हमारे पास स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हों तो हम रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। तो इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि इस वाले फार्मूले से, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हमको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। सबसे पहली चीज है कि रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पहले देखेंगे। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, -1/a dCA/dt। तो जो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम रेट में क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया कि नेगेटिव के साइन साइन के साथ क्यों लिखते हैं। तो रेट को जो रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन मस्ट होता है, ठीक है। तो -1/a, यहाँ पे 1 में क्या रखेंगे, जो भी स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होगा उसको रखेंगे, ठीक है। 1/a इंटू dCA/dt। dCA क्या है, dCA इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये जो ए रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे एंड dt जो है टाइम इंटरवल जो भी चेंज होगा उसको नीचे रखेंगे। इसी तरह से हम इसके लिए लिखेंगे सेकेंड रिएक्टेंट जो हमारा है बी। यहाँ पे बी हमारा स्मॉल बी जो है वो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे और वहाँ पे 1/b स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे रखेंगे और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन इन B/dt टाइम इंटरवल। अब आई बात सी की। तो यहाँ पे जो सी है वो एक ये प्रोडक्ट टर्म्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट टर्म्स में हम नेगेटिव साइन नहीं यूज करते, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 1/c, क्योंकि सी हमारे यहाँ पे क्या है, स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हमको पता है कि स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करते हैं, 1/ में रखते हैं, ठीक है। तो 1/c इंटू dCC/dt। dt यहाँ पे टाइम इंटरवल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। एंड फॉर डी डी प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, रेट एक्सप्रेशन 1/d एंड dCT/dt। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए इसको प्रैक्टिस भी करो, 2-4 रिएक्शंस के लिए इसको लिख के देखो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने हैं। तो रेट एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इस रेट एक्सप्रेशन के बाद
हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टर्म्स को, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैंने निकाल के लिखा है, जो कई बार पेपर्स में यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इनको इनके बारे में पता नहीं रहता है कि ये डिकम्पोजिशन क्या लिखा है, डिसअपियरेंस क्या लिखा है। इन टर्म्स को मैंने यूज किया है एक साथ, ठीक है। कई बार क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन बच्चे नहीं लिख पाते हैं जब वहाँ पे टर्म्स हम चेंज कर देते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन कर दिया, डिसअपियरेंस कर दिया, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो आज यहाँ पे हम इन चीज़ों को एकदम से अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बी से ए और बी दो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। ये कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये कोई भी रियल रिएक्शन नहीं है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट ए और बी हैं। इनको हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं सी एंड डी। तो जो रिएक्टेंट होता है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ए और बी का कंसंट्रेशन घटेगा और सी और डी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर कहीं पे लिखा है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन हमेशा किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। डिसअपियरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। तो जहाँ पे डीकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम किसका रेट लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट, और वहाँ पे निगेटिव साइन जरूर लगाएं, ठीक है। अगर कहीं पे फॉर्मेशन या अपीयरेंस लिखा है तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन या अपीयरेंस में हमेशा प्रोडक्ट के रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखें वो मैंने पहले ही बताया कि फॉर रिएक्टेंट क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, उसके बाद 1 में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं, उसके बाद डी उसका कंसंट्रेशन चेंज इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये रेट एक्सप्रेशन है फॉर ए के लिए, ये है फॉर बी के लिए। प्रोडक्ट्स हैं सी एंड डी, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव साइन लगेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बिल्कुल डिपेंड करता है रेट एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। उसमें समझो कि क्या-क्या गिवन है। उसके हिसाब से हम आगे के क्या-क्या फार्मूले हमने सीख रखे हैं, क्या-क्या कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, उनको लगाने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसमें कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि फार्मूले में रखो सीधे कैलकुलेशन कर लो। थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को रीड करो, 1 से 2 बार रीड करो, अच्छे से समझो क्या लिखा है। सीधे क्वेश्चन को फार्मूले से लगाना स्टार्ट मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट शुड बी ए द रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी एंड बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी टू 2C is 10 to the power minus 2 mole per liter per second at the particular temperature, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्या चीज कैलकुलेट करना है, निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये दो चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे एक है गिवन रिएक्शन, ठीक है। ये गिवन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने रेट एक्सप्रेशन इसका लिख रखा है, ठीक है। तो इस रेट एक्सप्रेशन को देखो, ये रेट एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो सबसे पहले ए और बी क्या है, ए और बी रिएक्टेंट्स है। तो मैंने पहले भी बताया कि रिएक्टेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो माइनस है, यहाँ पे इसके आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं है, ठीक है। ए के आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ना ही बी के आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सी के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो रेट लिखते हैं एक का। सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट ए के लिए, तो यहाँ पे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो 1/1 लिखने की कोई नीड है नहीं, ठीक है। नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी लगेगा ही क्योंकि ये रिएक्टेंट है। डी ए अपॉन डी टी, ऐसे ही बी है माइनस डी बी बाई डी टी। बट इन केस ऑफ सी, सी के केस में क्या है, सी के केस में यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसको लिखेंगे 1/2 डी सी बाई डी टी, ओके। तो ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। अगर ये लिख ले गए तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन में हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देख लो गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो डिसअपियरेंस ऑफ ए हमारे पास क्या है, गिवन है। तो डिसअपियरेंस ऑफ बी, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ ए जो है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो भी रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो डिसअपियरेंस के टर्म में या डिकम्पोजिशन के टर्म में होता है। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के बराबर है।
और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के बराबर है, अपीयरेंस के, ठीक है, डिसअपीयरेंस नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसलिए अपीयरेंस। सो यहाँ पे जो रेट जो ए का है डिसअपीयरेंस का, वो बी के बराबर होगा। इसलिए पहला यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितना ए का था 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो बी का भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सी का, कि सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सी की बात करें अगर, तो सी का हमने रेट एक्सप्रेशन क्या लिख रखा है कि वो माइनस डी ए बाई डी टी के बराबर होगा 1/2 डी सी बाई डी टी। मतलब उसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास डी ए का इसका रेट दिया है एक ए रिएक्टेंट का, तो हम सी रिएक्टेंट के रेट सी प्रोडक्ट के रेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इस टू को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, डी सी बाई डी टी। तो डी सी बाई डी टी क्या है, डी सी बाई डी टी क्या है, रेट एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट। और यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे हुआ। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो था वो इसके बराबर था। अब यहाँ पे 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, 2 को हमने क्या किया है, इधर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो और डी ए बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी कि 10⁻² लीटर मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अब पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी या एवरेज रिएक्शन रेट। तो अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज को अगर यूनिट टाइम में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जहाँ पे निगेटिव है साइन यूज हुआ है फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन यूज हुआ है फॉर प्रोडक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी को याद रखेंगे एक ही टर्म में कि ये यूनिट टाइम में जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद में एक और टर्म है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसको ये क्या चीज़ है। तो इंस्टेंटेनियस, ये जब द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। जब इसको हम किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे या स्पेसिफिक टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन रही थी 10 से कंसंट्रेशन चेंज हो गई 5, तो वहाँ पे हमारा जो अगर हम बीच में बात करें, ठीक है, पूछे कि 6 कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछ लिया जाए, किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि उसका रेट क्या था, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय measuring concentration of reactant or product at an instant of time and plotting concentration versus time। यहाँ पे जो इसका फार्मूला है, ठीक है, इसको क्या रखते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट रखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, ठीक है। ये है इसका फार्मूला है, जो कि इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल सी बाई डी टी। द स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, ठीक है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इसको हम ग्राफ में देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो रखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में देखेंगे इसको, ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ में देखिए, तो ये ग्राफ है हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ है, इसमें एट पॉइंट बी पे हमारा डेल्टा टी क्या कर रहे हैं,
डेल्टा C बाय डेल्टा T टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली अगर हम इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं रिएक्शन का रेट, तो वहाँ पे हम डेल्टा T टेंड्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे द रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, ये क्या होता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, जो कि मैंने अभी पिछली हाइपोथेटिकल रिएक्शन में देखा था, A प्लस बी एरो C प्लस D में। तो बिल्कुल सेम टू सेम हमको यहाँ पे वो चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है, कि N2 एंड 3H2 की रिएक्शन जब होती है तो 2NH3 बनता है, ठीक है। जब N2 और 3H2 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, 2NH3 बनता है। तो यहाँ पे N2 इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखा है। ये रिएक्टेंट इसलिए नेगेटिव लगाएंगे, कोई कोफिशिएंट नहीं है स्टोइचियोमेट्रिक इनके आगे, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है। 3 कोफिशिएंट है H2 का, तो यहाँ पे -1/3 लिखा गया है। प्रोडक्ट है NH3, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया, प्लस में लिखा गया, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन को लिखना तो पहले से भी सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब इसको हम देखेंगे कुछ टर्म्स के लिए, जैसे लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास ये कौन सा लॉ है, ठीक है, इसको समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये है बेसिक, ठीक है। ये आगे आने वाली कैनेटिक्स का बेस है, ठीक है। यहाँ से ही स्टार्ट होगी कैनेटिक्स का मेन टर्म्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो जो लॉ ऑफ एक्टिव मास है वो क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास और मोलर मास, ठीक है। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी कंपोनेंट का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव या मोलर मास की, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये यहाँ पे इसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी कंसंट्रेशन के, जो रिएक्टेंट है उसके मोलर मास के, ठीक है। और ये मोलर मास जो है इसी को, इसके एक्टिव मास को या मोलर मास को हम यूज करते हैं फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे के, और इस के को कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो एन है, एन टर्म जो यूज हुआ है, ये यहाँ पे यूज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये टर्म्स क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ पढ़ा है लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का लॉ क्या था, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन के एक्टिव मास या मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट के यूज करते हैं, जो कि के होता है रेट कांस्टेंट। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, एक गैसियस रिएक्शन दी है, ठीक है, जो गैसियस स्टेट में कराई जा रही है। 2A plus B arrow to C. So a decrease in pressure from 120 mm to 100 mm in 10 minutes. The rate of appearance of C is. तो यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, गैसियस केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसको हम मेजर करते हैं प्रेशर चेंज में। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है 120 टू 100 इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट मान के भी यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कॉन्सेप्ट की तरह अपनी कॉपी में नोट्स में जरूर लिखें, ठीक है, क्योंकि ये इसके इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कई सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो सपोज 2p इज द प्रेशर ऑफ C आफ्टर 10 मिनट, ओके। सपोज 2p इज द प्रेशर ऑफ C आफ्टर 10 मिनट। ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर इसको इसके प्रेशर को P ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, ठीक है। इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 2p एंड फॉल इन प्रेशर ऑफ ए का जो प्रेशर डिक्रीज करेगा ये कितना करेगा 2p, ओके। बी का प्रेशर कितना करेगा ओनली p, ठीक है। यहाँ पे स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इनके प्रेशर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे अगर 2 लगा है तो यहाँ पे 2p प्रेशर होगा, और यहाँ पे अगर
2 नहीं लगा है तो इसका ओनली पी होगा, ठीक है? तो ये याद रखने। तो टोटल फॉल इन प्रेशर, ठीक है? तो ए एक्चुअली रिएक्टेंट है, बी हमारा रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है। तो कंसंट्रेशन सॉरी प्रेशर जो है वो ए और बी का कम होगा, ठीक है? तो फॉल इन प्रेशर ऑफ ए इज 2p एंड फॉल इन प्रेशर ऑफ बी इज p। तो टोटल फॉल इन प्रेशर क्या हो जाएगा? 2p प्लस p माइनस 2p इज इक्वल टू p, ओके, इज इक्वल टू 20 mm, ठीक है? हमारा प्रेशर जो है यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान समझना, मैंने इसीलिए बताया ये कॉन्सेप्ट भी है, एक क्वेश्चन भी है, ठीक है? यहाँ पे एक प्रेशर 120 mm है जो कि डिक्रीज हो रहा है 100 mm। तो कितना डिक्रीज कर रहा है? ये 120 से 100, मतलब इसके बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 20 का डिफरेंस है, ये किस में आ रहा है? इस गैसियस रिएक्शन में आ रहा है। तो इस गैसियस रिएक्शन का हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा P, P इज इक्वल टू 20 mm। तो हमारे पास जब P की वैल्यू आ गई 20 mm, तो हम C के लिए जब प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो क्या ले लेंगे? 2P। तो इसका जो प्रेशर हो जाएगा 40 mm। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C है वो क्या हो जाएगी? ये प्रोडक्ट है इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस होगा इसका, ये हो जाएगा 40/10, क्योंकि टाइम हमारा 10 मिनट है, तो ये आ जाएगा 40 mm पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सबसे पहले इसमें हम प्रेशर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके प्रेशर को मेजर करेंगे, उसके आगे इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जांपल है द टर्म dx/dt इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन रेफर टू द, ठीक है? तो dx/dt इन द रेट एक्सप्रेशन रेफर्स टू द, ठीक है? ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है? नेगेटिव साइन होना चाहिए, जो कि है नहीं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ना, ये भी नहीं हो सकता। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी ये नहीं है, ठीक है? ये उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है किसको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है? ये किसको कर रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लेते हैं हम? टाइम यूनिट लेते हैं, ठीक है? इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और हैं। एग्जांपल नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट एक्सप्रेशन अगर लिखना आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग टिक कर सकते हैं, इजीली टिक कर सकते हैं। वैसे पहला वाला जो है वही सही होगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे 2a है और 2a में 2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाएंगे 1/2 da/dt। बी सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं हुआ है। सी, सी में यहाँ पे 1/2 कहाँ से आ गया? जब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया? गलत है। और डी, ए और बी एक साथ नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई में कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो सिर्फ सही कौन सा होगा? ए, ओके। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट एट हाईएस्ट रेट? कौन हाईएस्ट रेट पे रिएक्ट करेगा? 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी इन 1 लीटर वेसल, 2 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी इन 2 लीटर वेसल, 3 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इन 3 लीटर वेसल, ऑल वुड रिएक्ट एट द सेम रेट। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेट से कौन रिएक्ट करेगा? तो अगर यहाँ पे हम वेसल का वॉल्यूम चेंज कर देते तो रेट चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन है उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम भी ले लिया गया है, ठीक है, वेसल का। इसलिए यहाँ पे सारी रिएक्शंस जो होंगी सेम रेट से होंगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट रेट किसी का भी नहीं होगा, इसका सेम। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है फॉर द रिएक्शन 4NH3 गैसेस स्टेट में है, 5O2 4NO 6H2। इसमें गिवन क्या है? DNO/dt। DNO ध्यान रखो, यहाँ पे NO क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया, ये अमोनिया, अमोनिया क्या है? रिएक्टेंट है। इसका कंसंट्रेशन का डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली।
तो इसका रेट एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन जो आएगा क्या आएगा, -1/4 dNH3/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO/dt इज इक्वल टू 1/6 dH2/dt। तो इस एक्सप्रेशन में पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना था, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिसअपीयरेंस। तो इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पे 1/4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये निगेटिव dNH3/dt इज इक्वल टू dNO/dt। dNO/dt का कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन था, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी गिवन था 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dNH3/dt की वैल्यू जो है ये -3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाए। उसके बाद में हमको दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, H2O का अपीयरेंस। ठीक है, तो H2O तो इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ लेंगे। ठीक है, इस 6 को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे। इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dH2O/dt। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भेज देना है इधर। तो हमको ऑलरेडी पता है dNO/dt की वैल्यू क्या होती है, क्या दी है 3.6 × 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 6/4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइंस जो हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस होगी और यहाँ से हम क्या इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। इसके बाद में एक एग्जांपल और है। ठीक है, एग्जांपल 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड इन द क्लोज्ड वेसल। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो कि क्लोज्ड वेसल में कराई जा रही है। N2O5 जो है चेंज हो रहा है NO2 और O2 में। तो इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज बाय 4 into 10⁻² मोल लीटर इनवर्स इन 5 सेकेंड। ठीक है, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, NO2 की जो कंसंट्रेशन है, एक्चुअली प्रोडक्ट पोर्शन है, इसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कितना कर रहा है, 4.0 × 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन N2O5। तो रेट क्या होगा, रेट अगर निकालें तो इसके लिए इस पूरे का रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ज़रूरत है NO2, तो हम पहले रेट को लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, dNO2/dt। अब यहाँ पे dNO2/dt की वैल्यू दी है। ठीक है, क्या दी है, 4 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड का मतलब क्या होगा, इन 5 सेकेंड का मतलब होगा बाई 5। ओके, क्योंकि 5 सेकेंड में इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए dt को कहाँ रखते हैं, कंसंट्रेशन के नीचे रखते हैं, इसलिए हो जाएगा रेट एक्सप्रेशन में dNO/dt की वैल्यू हो जाएगी 4.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर बाई 5 सेकेंड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी 8 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे 1/4 को रख देंगे, यहाँ पे 1/4 का यूज नहीं किया गया था, यहाँ पे 1/4 को इसके साथ रखेंगे, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, बी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो N2O5 पे रेट कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, सब लिख रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो N2O5 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है, -1/2। 1/2 यहाँ से देख सकते हैं, -1/2 dNO2/dt। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की, जो कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से N2O5 के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स एक ही टाइप के हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है और सबका बेसिक है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखना आता है तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। उसके बाद एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को मैंने पहले ही समझ लिया था, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा होता है। ये देखो इसका पीक जो है वाई एक्सिस पे ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एंड जो टाइम के साथ जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके बाद में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको रख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से एनालिसिस करना है इनका, ठीक है, कि कैसे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट जो है अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, प्रेशर कैसे करता है, टेम्परेचर कैसे करता है, ठीक है। इन पे अलग अलग लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि इनका जो एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके हम पहले मेन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है उसका क्या इफेक्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन दैट ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द मोर रैपिडली द रिएक्शन प्रोसीड। मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सेकंड है प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का आपस में रिवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। कि जितना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा। तो अगर हमारा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम सीधी सी बात है कम होगा बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, और वॉल्यूम अगर कम हो गया तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन है वो है कि प्रेशर के इंक्रीज करने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में अरेनियस थ्योरी में एनालिसिस करेंगे इसका, कि कैसे हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। और टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। 10 to 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से जो है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, डबल से ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज में। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर गैसियस रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड यूज कर रहे हैं तो उसका भी ज़्यादा होगा, सॉलिड। तो इस ऑर्डर में होता है, अगर रिएक्टेंट जो है इस टाइप के यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। गैसियस रिएक्टेंट है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, लिक्विड है तो उनका सॉलिड से ज़्यादा होगा। फिर है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। इन द हेट्रोजीनियस रिएक्शन मोर पाउडर इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। इसलिए पाउडर जब फॉर्म में यूज करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को तो उसकी रिएक्शन जो होती है ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ए सुटेबल कैटलिस्ट। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इज नॉट यूज्ड अप remain unchanged at the end. It provide alternate pathway of lower activation energy. तो जो कैटलिस्ट होता है, अगर हम सुटेबल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का यूज करके हम रिएक्शन की को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसका एक्टिवेशन एनर्जी का जो पाथवे है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं हम बाय यूजिंग कैटलिस्ट। तो ये आज के लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स, जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूज़ होने वाली है। और उसके आगे डिफरेंट टाइप्स के जितनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, उन सबको डिस्कस करना है। तो कंटिन्यू लेक्चर की सीरीजेस आती रहेंगी, और एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस पे कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी और इसमें कोई चार्जेस है नहीं यूट्यूब पे, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
सो थैंक यू।